वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी। जी हाँ, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक सेक्शन को मैं इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 192 यानी कि टीडीएस ऑन सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी हमारे पास कब एप्लीकेबल होता है? ठीक है, जो टीडीएस ऑफ सैलरी है, टीडीएस ऑन सैलरी हमारे पास हर एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने के लिए हमें एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कंप्यूट करना होगा। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स हम कैसे निकालेंगे? जो भी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपके पास कितनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम आई, आपके पास कितनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम आई। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो आपके बेसिक रेट्स चल रहे हैं, जो भी आपके बेसिक रेट्स हैं उस टाइम पे, तो उस रेट्स के अकॉर्डिंग हम आपका एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इस बेसिस पे आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर देखिए कोई भी पर्सन चाहता है कि उसे सेक्शन 115 बीएसी का बेनिफिट लेना है और इसी बेसिस पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना चाहता है। फिर से मेरी बात सुनेंगे। जो न्यू टैक्स रिजीम यानी सेक्शन 115 बीएसी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है, अगर कोई भी पर्सन इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो अपनी इस इंटेंशन को सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को बता देगा और अगर वो एम्प्लॉयर को बता देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्यूट करेगा टीडीएस एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। बट अगर ये इंटीमेशन उसको नहीं दिया गया, अगर ये इंटीमेशन एम्प्लॉई के थ्रू एम्प्लॉयर को नहीं दिया गया कि मेरा सेक्शन 115 बीएसी के अकॉर्डिंग आप टैक्स डिडक्ट कीजिए, तो क्या होगा? तो आपका जो एम्प्लॉयर है विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस एज पर 115 बीएसी आपका ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग क्या करेगा? टैक्स कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी, आगे हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स आपका किस तरीके से निकाला जाएगा। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, जो भी आपका रेट है, ठीक है, जो रेट आपका ये कैसे निकलेगा? आप टोटल जो भी आपका टैक्स बनेगा उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम से। जो भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ उसे आप डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम से। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स निकल करके आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, अब कुछ एक नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। कोई भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे अगर जो भी ऐसी कोई भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दी जा रही है तो उसे भी एवरेज रेट को कैलकुलेट करते टाइम आपने कंसीडर करना है और हर एक मंथ में उसके ऊपर भी आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसका कोई एलिजिबल स्टार्टअप है और वो क्या चाह रहा है कि जो भी उसका एम्प्लॉय है उसको उससे रिलेटेड कोई भी इक्विटी शेयर्स जो है वो अलाउड करना चाह रहा है, स्वीट इक्विटी शेयर या कोई सी भी तरीके कोई सिक्योरिटीज उसे देना चाह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे। फिर से मेरी बात सुनेंगे। आपका जो एम्प्लॉयर है उसका पास कोई एलिजिबल स्टार्टअप है और वो क्या चाहता है, आप लोगों को या तो कंसेशनल रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी स्वीट इक्विटी शेयर देना चाहता है, किसी भी तरीके की कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी देना चाहता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट आएगी, यहाँ पे अलाउंसेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं आपके पास। तो जो भी आपके पास ये परक्विजिट्स आए उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा विद इन 14 डेज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन सबसे जो अर्लीस्ट होगा, इन जो लिमिट्स हमारे पास दी गई हैं, सबसे पहली लिमिट हमारे पास क्या है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जब आपको ये दिया गया रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो भी है उसका, उसके 48 मंथ्स के एक्सपायर होने के बाद, फर्स्ट आपके पास ये लिमिट हो गई। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर बाय द असेसी। जो भी डेट जिसके ऊपर ये सेल किया गया आपको स्वीट इक्विटी शेयर, या फिर डेट ऑफ द असेसी सीजिंग टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जब वो एम्प्लॉय नहीं रहा उस कंपनी का। इन तीनों में से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी, देखिए पहले तो अनाउंस होंगे ना
ठीक है। अनाउंस होने के बाद आप लोगों को जो स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। तो यानी जब आपके पास अनाउंसमेंट हुई तो उसके एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर जब आपको वो सेल किए गए, या फिर जब आप एम्प्लॉय ही नहीं रहे उस कंपनी के, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। आगे यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियसली आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर जो है आप काम कर रहे हैं। देखिए, आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी एक एम्प्लॉयर को आपने सारी की सारी डिटेल अपनी सैलरी की दे देनी है। देखिए, दो एम्प्लॉयर्स के अंदर कैसे काम हो सकता है, या तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द ईयर, आपने पार्ट ऑफ द ईयर किसी एक पर्सन के अंडर काम किया हो, या फिर जैसे अप्रैल टू अक्टूबर आपने एक एम्प्लॉयर के अंडर काम किया, नवंबर टू मार्च आपने अदर एम्प्लॉयर के अंडर काम किया। तो ये जो बाद वाला एम्प्लॉयर है इसको आपने अपनी सारी डिटेल दे देनी है प्रीवियस एम्प्लॉयर की, और वो जब टीडीएस कैलकुलेट करेगा तो प्रीवियस एम्प्लॉयर ने जितनी भी आपको सैलरी दी होगी वो उसे भी उसमें कंसीडर कर लेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पार्ट ऑफ द ईयर की बात नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। और अगर हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा, एक एम्प्लॉयर यहाँ है, दूसरा एम्प्लॉयर यहाँ है, आप इन दोनों के अंडर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो आप किसको जो है अपनी सैलरी बताएंगे, आप इन दोनों में से जिसको मर्जी चाहे अपनी सैलरी बता सकते हैं। आप चाहे तो इसको डिटेल दे दीजिए, आप चाहे तो इसको डिटेल दे दीजिए। जिसको भी आप डिटेल देंगे, सेकंड जो भी आपकी सैलरी आ रही है, या आप तीन जगह भी पार्ट टाइम जॉब करें तो जितनी भी टोटल सैलरी आपके पास आई आप पूरी की डिटेल उसको देंगे, और वो कंप्लीट डिटेल्स को देखने के बाद, कंसीडर करने के बाद आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर देगा। बात समझ में आई आप लोगों को? यानी कि आपको अलग अलग जगह डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक जगह अपनी कंप्लीट डिटेल दीजिए और वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने पार्ट ऑफ द मंथ पहले किसी के पास किया तो जो लास्ट के में जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं उसे आप कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस और एओपी, ठीक है, फिर से सुनेंगे, गवर्नमेंट, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या एओपी, बीओआई। इस केस में अगर आप टैक्स डिडक्शन करते हैं तो आपको सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 को जरूर कंसिडर कर लेना है। सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्या है, एरियर ऑफ सैलरी, इसे हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। एरियर ऑफ सैलरी, तो आपने एरियर ऑफ सैलरी का जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है इनका टीडीएस कैलकुलेट करते टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी अदर इनकम्स होंगी किसी भी पर्सन की, एम्प्लॉय की, जो भी एम्प्लॉय है उसकी अदर इनकम जो है उसने अपने एम्प्लॉयर को बता देनी है, और वो एम्प्लॉयर जब भी टीडीएस कैलकुलेट करेगा तो इस अदर इनकम को भी कंसीडर करेगा। अगर आपके पास इसके अलावा कहीं से और से टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी आपको बता देना है। आपकी कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो भी आपको सैलरी कैलकुलेट करते टाइम बता देना है। इन केस यू हैव अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए, उसे एडजस्ट करने के बाद उस सैलरी के ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी एम्प्लॉय है, एक स्टेटमेंट ऑफ परक्विजिट जो है, पर्टिकुलर्स ऑफ परक्विजिट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी, वो एक एम्प्लॉयर बना करके देगा किसको, अपने एम्प्लॉय को। ये इसका फॉर्म कौन सा होगा हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट जाएगी फॉर्म नंबर 12BA। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है जो भी सर्कुलर्स आपको सीबीडीटी ने दिए हैं वो सर्कुलर्स आपको कंसीडर कर लेने हैं, और जितनी भी डिडक्शंस आपने ली हैं उनके सभी की एविडेंस प्रूफ होना बहुत 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 ज़रूरी है, नहीं तो आप वो जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो। जैसे कि मैं बात करूं हाउस रेंट अलाउंस की, अगर हम बात करें एचआरए में आपको जो है डिडक्शन लेनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास नेम, एड्रेस और पैन होना ज़रूरी है, किसका, लैंडलॉर्ड का। और एग्रीगेट रेंट पेड अगर हमारे पास 1 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, जो उस जिस ईयर के आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं अगर वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आपने अपना रेंट दिखाया है
तो उस पर्सन का आपके पास नेम, एड्रेस और पैन होना ज़रूरी है। 1 लाख से कम का किराया दिखाया है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। लीव ट्रेवल कंसेशन का अगर बेनिफिट लेना है, एलटीसी के बेनिफिट के लिए आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर्स का। अगर हम बात करें इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपने हाउस प्रॉपर्टी ली है उस हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कोई भी आपने लोन लिया और उस लोन के ऊपर आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। आपने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, उसे बनाने के लिए आपने लोन लिया हुआ था, उसके लिए आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपके पास नाम, एड्रेस और पैन का होना ज़रूरी है लेंडर का। अदर जितनी भी डिडक्शंस आप लोग लेते हैं चैप्टर 6A में, उसके लिए भी एविडेंस होना ज़रूरी है। आपसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एविडेंसेस मांग सकता है। तो गाइज ये हमारे पास था सेक्शन 192 टीडीएस अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये इंटर के लिए जो टॉपिक था दैट वाज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। अगला जो मेरे पास सेक्शन है सेक्शन 192A, ये लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो गाइज अगर आपको ये सीरीज जो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करके और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।